हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं ऑनेस्टली आपसे पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल ईमानदारी के साथ बताइए, क्या आपको पता है मैप में फ्रांस पड़ता कहाँ है, कहाँ दिखता है? 99% लोगों का जवाब होगा हमको नहीं पता है फ्रांस दिखता कहाँ है। अब सोचो फ्रांस है कहाँ पे, ये तुमको पता नहीं है, तुम उसका इतिहास पढ़ना चाहते हो, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए पहले हम समझते हैं फ्रांस है कहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। ठीक, 7 कॉन्टिनेंट्स में एक कॉन्टिनेंट है यूरोप। हम कहाँ आते हैं? एशिया में आते हैं, इंडिया एशिया में। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट में एक कॉन्टिनेंट है यूरोप और उसी में एक देश आता है जिसका नाम है फ्रांस। अब हम थोड़ा सा आपको मैप दिखाते हैं उस टाइम का जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ठीक है, ये है फ्रांस का मैप, उसके पड़ोसी देशों का और इसका उस टाइम जब ये रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक, अब रियल में देखते हैं बच्चों, ये है हमारा फ्रांस, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें इसकी जो कैपिटल सिटी है बच्चों पेरिस है, यहाँ पड़ती है। अब मैंने लिख भी दिया है फ्रांस की कैपिटल पेरिस। इसका एक पड़ोसी मुल्क यहाँ दिख रहा है, और भी सारे देश हैं इसके बगल में, लेकिन जो हमारे ज़रूरत से काम आएगा उसका हमने लिख लिया है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया। बहुत खास है, इस पर ध्यान देना, ऑस्ट्रिया। एक बार और बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो इतना तो हमने कंप्लीट कर लिया, फ्रांस है कहाँ, मैप भी देख लिए। ठीक है, अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन किसी भी फील्ड में बहुत बड़ा चेंज अगर छोटे समय में हो तो उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन हुआ है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो कि पहले के टाइम में क्या होता था, हमारी खेती में प्रोडक्शन बहुत कम होता था। ठीक, तो क्या हुआ, अचानक से प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि लोग खाने बिना मर जाते थे, खेत में पैदावार ही नहीं होता था, तो हमने क्या किया, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ काम किया। और वो कुछ ही दिनों के अंदर 2-4 साल 10 साल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया। और आप देख सकते हो अपने घर परिवार में पूछना कि आज से 40 साल पहले कितना प्रोडक्शन होता था। ठीक, तो ये अचानक जो प्रोडक्शन का अमाउंट बढ़ा, इसको कहेंगे कि रिवॉल्यूशन हुआ। अब ये देख सकते हो खेतों में हरियाली छाई हुई है तो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो इसको हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक, अब मान लो कि दूध में कमी पड़ गई, अब चाहता है कोई इंसान आएगा, वो इस तरीके से सेटलमेंट कर देता है कि दूध में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक, तो दूध का कलर वाइट रिवॉल्यूशन इसको बोलेंगे। ऐसे ही बच्चों पॉलिटिक्स में चेंज हो सकता है बहुत बड़ा, तो उसको कह देंगे कि वो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब मान लो कि ऑटो चल रहा है इस टाइम पेट्रोल से, डीजल से, लेकिन आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी चलने लगे तो हम कहेंगे ऑटो सेक्टर में रिवॉल्यूशन हो गया। ठीक, ऐसे ही बच्चों फ्रांस में भी पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन था, ये एक तरीके से कह सकते हैं। वहाँ का जो शासन व्यवस्था था उसको बदल दिया गया, जो इतिहास में चलते आ रहा था, हजारों सालों से चल रहा था, अचानक बदल जाएगा तो वो क्या हुआ, एक तरीके से रिवॉल्यूशन हुआ, है कि नहीं? इतना होने के बाद बच्चों मैं एक घटना लेता हूँ जहाँ से इस चैप्टर की स्टार्ट करेंगे हम लोग और एकदम एंड तक बिल्कुल एक कहानी की तरह समझेंगे। अगर अभी तक देख रहे हो वीडियो तो छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि अब असली मजा आने वाला है बच्चों। 14 जुलाई 1789 की घटना है ये, बिल्कुल यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। 14 जुलाई 1789 की घटना है। राजा क्या कर दिया, जो भी उसके सेना थी उसको आदेश दे दिया पेरिस में एंटर कर जाओ, यहाँ पे एंट्री मरवा दी उसकी। ठीक है, ध्यान से देखना इसी में। अब वहाँ के लोग क्या था, ऐसे थोड़ी है राजा कह देगा पेरिस में चले जाओ, अपने जो भी ट्रूप्स थे, सेनाएं थे, उनको ऑर्डर दे दिया। ठीक है, कमांड दे दिया कि जाओ। क्या प्रॉब्लम था बच्चों, ये लोग जो तो पेरिस के लोग, वैसे तो पूरे फ्रांस के लोग दिक्कत में थे, लेकिन जो पेरिस के लोग थे इनको भी थोड़ा बहुत अफवाह उड़ते हुए आया, इनके पास खबर आई कि राजा तो बोल दिया जाओ अपने सेनाओं को, पेरिस को घेर रहा है। तो ये लोग और गुस्से में हो गए, पहले से गुस्सा थे, इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी, राजा से गुस्सा ये लोग काहे लिए हैं, लेकिन ये लोग और गुस्सा में आ गए। ठीक, इस दिन 14 जुलाई 1789 के दिन। और उसके बाद क्या किए, ये लोग अटैक कर दिए, किस चीज़ के लिए, खोज के लिए, एक हथियार खोजने लगे। कहाँ पे, बस्तिले। ये राजा का एक क्या कह सकते हो कि जेल था जहाँ पे लोगों को कैदी बना के बंद कर देता था, फोर्ट्रेस प्रिजन। ठीक है, एक ऐसा किला था जहाँ पे कैदियों को कैद करके रखा जाता था। क्लियर है? अब ये लोग क्या मतलब खबर पाए थे, इनको क्या पता चला था कि यार यहाँ पे राजा अपना हथियार रखता है, ऐसा करते हैं वहीं अटैक करते हैं, इसको तोड़ फोड़ के यहाँ से हथियार निकालेंगे और राजा को ही उड़ा देंगे, मतलब तुम्हारे ही हथियार से तुम्हारे ही को हम ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो ये लोग क्या कर दिए, सर्च में चल दिए, खोज करते हुए कि यहाँ पे अगर हथियार मिल गया ना तो राजा को तो आज खलास। ठीक, तो अब बताओ ये एक जेल है, यहाँ पे कौन रहेगा,
जेलर रहेगा। ठीक, तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं, जेलर कहता है अच्छा हमारे रहते हुए तुम लोग इसको हाथ लगा दोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कहते हैं हम हैं इतने लोग और तुम ठहरे, एक एक थप्पड़ भी अगर तुमको मार देंगे तो ख़त्म हो जाओगे। और ये लोग क्या किए बच्चों, ये टांग लड़ाया इन लोगों से और इन लोगों ने इसको क्या किया, मार दिया, किल्ड, ख़त्म, कहानी ख़त्म जेलर की। जेलर गए तेल लेने। अब इसमें 7-8 कैदी थे, उन सबको भी रिहा करा दिया, कहे जाओ भैया बाय बाय, अब मौज करो तुम लोग, आज़ाद हो। अब इनका गुस्सा इतना ज़्यादा था ना राजा पे कि इसको जो बस्तीले देख रहे हो, इसका नाम था इस किले का, उसको भी तोड़ दिए, एक एक करके तोड़ दिए। इसकी जो ईंटें थी बच्चों, उसको मार्केट में भी बेच दिए और लोग खरीद लिए। काहे खरीदे, सवाल ये है, इसलिए ये लोग ईंटों को खरीद लिए ताकि वो याद में रखना चाहते थे, मेमोरी, रिमाइंडर, अपना सोचे थे यार रखे रहेंगे, हम लोग याद करेंगे ये बस्तीले की ईंट है यार, इसी से तो बस्तीले बना हुआ था। इस तरीके से लोग, जैसे मान लो कि कोई प्लेयर है, उसका बैट का नीलामी हो जाता है तो लोग करोड़ों में खरीद लेते हैं कि अरे इस बैट से वो खेलते थे। ऐसे ही ये लोग ईंट को भी खरीद लिए। यहाँ की जो भी चीज़ें थी ना, इसमें से कुछ भी बिकी, सब खरीद लिए लोग और अच्छे दामों पे खरीदे, क्योंकि उनको याद के रूप में रखना था। पर बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये लोग इतना ज़्यादा पागल क्यों हुए हैं, इतना ज़्यादा गुस्से क्यों हैं? राजा को क्या ज़रूरत है कि यहाँ अपना ही देश में सैनिक को आदेश दे दे जाओ घेर लो पेरिस को? ये सब चीज़ें क्यों हो रही थी? आपको भी ये क्वेश्चन आना चाहिए था। ये लोग गुस्सा क्यों हैं? एकदम पागल हो चुके हैं। ये राजा को पा जाए तो तुरंत काट देंगे, इतना गुस्से हैं। लेकिन इन सब का रीज़न तो हमको जानना चाहिए। अब वो रीज़न जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा फ्लैशबैक में, यानी कि हम अचानक कहानी का इंटरमिशन चालू कर दिए थे, बीच से ये कहानी चालू हो गई है। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्या रीज़न था, ये हमको जानना पड़ेगा और उसके लिए हमको पहुंचना पड़ेगा इससे पहले थोड़ा इतिहास में जाएंगे ना। अगर कोई भी घटनाएं होती हैं तो आप जाके क्या कहते हो, घर पे चाहे किसी के परिवार में होता है तो जाके पूछते हो क्या हुआ क्या हुआ, यानी कि जो चीज़ हो रहा है उसके पीछे का इतिहास आपको जानना जरूरी है। तो ये सब चीज़ों का इतिहास हमको जानना पड़ेगा और उसको जानने के लिए हम चलेंगे 1774 में। ठीक, अब वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि यार क्या चल रहा था उस टाइम लोगों के साथ, क्या दिक्कतें थी, कैसा राजा था, कैसी प्रजा थी, क्या उन दोनों के बीच के संबंध थे, अच्छे थे, बुरे थे, समाज कैसा था। ठीक, समाज में किस तरीके के लोग थे, कौन कौन थे, समाज के में अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग काम करते होंगे, क्या उनका काम था। एक एक चीज़ को समझेंगे तब ना पता चलेगा कि मेन जड़ क्या है यहाँ प्रॉब्लम की। ठीक, तो इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए चलते हैं 1774। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको फ्रांस की क्रांति जाननी है तो बिना उसके सोसाइटी को जाने हुए आप ये चीज़ कभी समझ ही नहीं सकते हैं कि क्रांति हुई क्यों थी, रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। ठीक, तो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये समझे वहाँ की सोसाइटी कैसी थी जब रिवॉल्यूशन हुआ। तो ठीक है, तो हम चलते हैं बच्चों फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी को समझ लो पहले, आगे बढ़ने से पहले। 18th सेंचुरी का मतलब ये नहीं हुआ कि 1800 कुछ, 1700 कुछ को 18th सेंचुरी बोला जाता है। इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि तुम 15 साल कंप्लीट कर लिए हो, ठीक है, तो 15 साल के बाद तुम्हारा 15 साल 2 महीने भी हो जाता है ना, तो ये नहीं बोला जाता है कि 15 साल 2 महीने, ये कहा जाता है 16वां चल रहा है, जबकि 16वां कंप्लीट थोड़ी हुआ है। ऐसे ही 18th सेंचुरी का मतलब ये हुआ बच्चों कि 18th सेंचुरी मतलब 1800 कंप्लीट होने वाला है। अब बोल रहा है लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी का मतलब एंड में लगभग 10-15 साल 20 साल बाद अब 18वां शताब्दी ख़त्म हो जाएगा, 19वीं शताब्दी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी 18th सेंचुरी बोले ना तो 1700 समथिंग होगा, जब भी 19th सेंचुरी बोल दे तो 1800 समथिंग, यानी कि जो सेंचुरी यहाँ बोल रहा है उससे एक कम करके लिखना है। 18 बोला तो 1700 कुछ, 19 बोले तो 1800 कुछ। ठीक है बच्चों, उस टाइम सोसाइटी मेनली 3 भागों में बटी हुई थी इन सब की। जैसे हमारे इंडिया में समझो, हमारे इंडिया का समाज किस तरीके से बटा हुआ है, धर्म पे बटा हुआ है, जाति पे बटा हुआ है, इस तरीके से बटा है कि नहीं, तो वहाँ भी तो बटी होगी ना, किसी न किसी बेसिस पे कोई ना कोई आधार होगा, और उसको कहते थे बच्चों स्टेट का नाम दिया गया था। जिस बेसिस पे वहाँ की सोसाइटी बटी हुई थी उसको बोलते थे स्टेट, और 3 स्टेट होते थे वहाँ, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। क्लियर है? अगर ये बात समझ गए हो तो इनमें कौन कौन आएंगे ये भी देख लो। देखो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे। अब ये क्लर्जी कौन है भाई? क्लर्जी कौन है? क्लर्जी बच्चों जो चर्च से रिलेटेड होते थे, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, जो भी चर्च में लोग काम करते हैं वो इसमें आते थे। ठीक है,
तो कह सकते हो पीपुल रिलेटेड टू चर्च, पीपुल रिलेटेड टू चर्च, रिलेटेड टू चर्च। अब उसके बाद नोबिलिटी आते थे बच्चों। ये कौन लोग थे? देखो फर्स्ट स्टेट वाले सबसे ऊपर होते थे एकदम। जैसे यहाँ पे मान लो कि कास्ट की भी बात करो तो तुम समझ सकते हो वीडियो देख के कि किसको सर्वोच्च माना गया है हमारे इतिहास में, और सबसे नीचे किसको माना गया है, जो हमारे समाज की कुरीतियाँ हैं, या समझ ही सकते हो। हम समझ रहे हैं कि आप इसको बदलोगे, ठीक है। तो सबसे ऊपर आते थे बच्चों फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी लोग, जो चर्च से रिलेटेड होते थे। सेकंड स्टेट में आते थे वो नोबिलिटी उनको बोलते थे। ये लोग होते थे रिलेटेड टू किंग, राजा के रिश्तेदार हो गए, राजा के दोस्त हो गए, फ्रेंड हो गए। तो रिलेटेड टू किंग, जो राजा से किसी न किसी तरीके से रिश्ता रखते थे, रिलेटेड टू किंग। इनके मित्र हो गए, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार। भाई रिश्तेदार तो गुस्सा हो जाएंगे, उसमें भी फूफा हो तो और गुस्सा हो जाएंगे कि हमको नोबिलिटी में नहीं रखा, हमको इसमें ला लिया लास्ट वाले में ले जाके, ठीक। तो थर्ड स्टेट जो थी इसकी आखिरी स्टेट थी। यही 3 कैटेगरी थी फ्रांस की, ठीक है। थर्ड स्टेट में बहुत सारे लोग आते थे। देखो वैसे भी जनरल डिब्बा हो चुका है ये थर्ड स्टेट, समझ रहे हो ना। जो जनरल बोगी होती है वही कंडीशन है, ठूस ठूस के सबको भर दो। अब देखो इसमें बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन थे। अब इनके इतना बड़े मत समझ लेना। मर्चेंट्स थे, कोर्ट थे, ऑफिशियल्स, कोर्ट ऑफिशियल्स माने राजा के दरबार में काम करने वाले जो ऑफिशियल्स हो सकते हैं वहाँ, और लॉयर्स थे। उसके बाद कुछ इनमें भी देखो ये कैटेगरी है, ये थर्ड स्टेट में भी इनमें भी श्रेणी बन गई। थोड़ा सा ऊपर ये थे पढ़े लिखे लोग थे, उनसे थोड़ा नीचे पीजेंट्स और आर्टिसंस थे। आर्टिसन क्या, वही टाइप राइटर करने वाला, घड़ी बनाने वाला, कुछ बना रहा होगा, जूता बनाना, चप्पल बनाना, उसको आर्टिसन का नाम दे दिया गया। अब स्मॉल पीजेंट, सबसे नीचे ये ठहरे स्मॉल पीजेंट, जिनके पास अपना खुद का खेत भी नहीं होता था, नौकर वोकर हो गए, रानियों के यहाँ नौकरी करते होंगे, राजाओं के यहाँ नौकरी करते होंगे वो लोग। तो ये बच्चों 3 स्टेट थे फ्रांस में। अब तुम समझना कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ होगा, अब पता चलेगा तुमको। इनमें ये टॉपिक अगर समझ गए तो समझ लो कि तुम अभी समझ जाओगे कि रिवॉल्यूशन तो होना ही था, ये कैसे रुक सकता था, एकदम असंभव है, होना तय था। देखो कैसे, यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में बात करें, इन तीनों स्टेट में जो लोग रहते थे तो 10% लोग क्या थे, इन दोनों को मिला के थे, ठीक। 10% लोग क्लर्जी और नोबिलिटी वाले थे, यानी कि 100 में 10 लोग केवल यही होंगे बस। और 90 लोग जो बच्चे थे इसमें आते थे, 90 लोग, इतनी बड़ी जनसंख्या, ठीक है। मान लो 100 करोड़ पॉपुलेशन है तो 10 करोड़ तो ये होंगे और 90 करोड़ ये हो जाएंगे, इतनी जनसंख्या, समझ सकते हो। लेकिन उस टाइम 100 करोड़ नहीं थी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वहाँ तो 2 ही 4 करोड़ में निपट गए थे लोग। अब उसमें भी बच्चों पॉपुलेशन तो देख लिए कि इनकी बहुत ज़्यादा है, 90% यार देखो। और लैंड की बात करें जिस पे खेती होती हो सकती है, वो कंडीशन क्या थी, 10% हैं लेकिन इनको 60% लैंड चाहिए। देख लो 60% इनके पास था। अभी भी हमारे देश में क्या है तुम समझ सकते हो, सबसे ज़्यादा लैंड किसके पास है, वही कंडीशन वहाँ भी ना होगी, ठीक है। तो इन दोनों के पास था 60% लैंड, ठीक। और इनमें से कुछ लोग थे उनको मिला के 60% हुआ, लेकिन मैक्सिमम तो यही रखे होंगे, ठीक है। अब 40% लोग बच्चों इनमें थे जिनके पास लैंड था, 60% तो ये रखे और 40% ये रखे। जनसंख्या किसकी ज़्यादा है, इनकी। देखो ऐसे समझो 100 लोग हैं और 100 टॉफ़ी हैं, 100 लोग हैं 100 टॉफ़ियाँ हैं, तो 100 लोग में तो ये लोग हैं 10, ठीक है। तो 10 लोगों को कितनी टॉफ़ियाँ मिले, 60, तो एक को कितना मिला, 6। लेकिन इसमें कितने हैं, 90 में इनको कितनी टॉफ़ियाँ दी जाएगी, 40। तो हमको लग रहा है आधा टॉफ़ी भी नहीं मिलेगा। सोचो इनमें एक आदमी को 6 टॉफ़ियाँ मिली, इसमें एक आदमी को आधा मिला, ये कंडीशन थी। अब डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो कैसे हो रहा है, तो दिक्कत तो होगी ना, इन सबको हो रही थी। उसमें भी टैक्स वाली प्रॉब्लम। टैक्स देखो इनको देना ही नहीं था इन दोनों को, ये जन्म सिद्ध अधिकार था। जैसे नहीं होता है जन्म सिद्ध अधिकार, स्वतंत्रता हमारी जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इनका जन्म सिद्ध अधिकार क्या मिल गया था, इनको जन्म से ही अधिकार था कि हमको टैक्स नहीं देना है। तो देगा कौन बे, ये देगा ये देगा, देखो ये देगा, इसके पास जनसंख्या ज़्यादा, लैंड कम, पैसा कम। अरे आधा टॉफ़ी मिल रही है, समझ रहे हो ना, इनको 6 मिल रही थी, 6 मिल रही है, ये नहीं देंगे, इनको आधा मिल रही है, ये टैक्स देंगे। अब बताओ तुम्हें गुस्सा आया कि नहीं आया कि अभी ये क्या बात हुई, जिनके पास पैसा है उनसे ले नहीं रहे हो, जिनके पास पैसा नहीं है उनसे मांग रहे हो।
ठीक, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं बच्चों, टैक्स क्या होता है। ये मैं समझा रहा हूँ वहाँ की सोसाइटी कैसे थी, अगर ये समझ गए तुम तो क्रांति को भी समझ जाओगे। अब वहाँ की सोसाइटी कैसे थी ये तो समझ चुके हो। टैक्स क्या होता है? टैक्स बच्चों गवर्नमेंट को जो हम कुछ देते हैं वो कंपलसरी होता है देना, ताकि उसका उस चीज़ का, उस पैसे का गवर्नमेंट यूटिलाइज करके हमें कुछ फैसिलिटी दे सके, हमारे लिए कुछ कर सके। जैसे आपके गांव में, आपके शहर में रोड बनता है तो ये कौन बनवाता है? आप नहीं बनवाते हो, गवर्नमेंट बनवाती है। और गवर्नमेंट कहाँ से बनवाती है? हमसे ही वो पैसा लेती है, उसको बोलते हैं टैक्स। ठीक है, इतना समझ लो। लेकिन यार प्रॉब्लम ये है, टैक्स ले रहा था राजा, सही बात है, ले, क्या दिक्कत है? राजा टैक्स नहीं लेगा तो विकास कैसे होगा उसके प्रजा का, वहाँ के लोगों का कैसे विकास होगा, उसके साम्राज्य का विकास कैसे होगा? लेकिन गलत ये है बच्चों, इनसे क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसके ये हित नात, रिश्तेदार, फूफा गुस्सा हो जाएंगे, टैक्स मांग दिया तो इनसे मांगता था। क्यों ना करेंगे तो बस तिले था ना, डाल देगा उसमें ले जाके। अभी जो पीछे हम देखे हैं तो टैक्स समझ लेते हैं बच्चों। 3 तरीके के टैक्स थे फ्रांस में उस टाइम, 1774 की घटना चल रही है। ठीक है, 3 तरीके के टैक्स लगते थे। पहले को बोलते थे डायरेक्ट, दूसरे को इनडायरेक्ट और तीसरे को टीथेस या टाइथेस, जो भी बोल दो। डायरेक्ट टैक्स बच्चों टैले नाम से जाना जाता था। टैले, टैले ये था डायरेक्ट टैक्स, और ये डायरेक्ट राजा लेता था, उसके यहाँ भेज दो। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता था? जो तुम डेली नमक, मिर्चा, धनिया, पुदीना, टमाटर, आलू, गोभी, जो कुछ भी खाते हो उस पर भी टैक्स। जैसे मान लो 10 रुपये की गोभी है तो तुमको 11 रुपये देना पड़ेगा, तो 1 रुपये कहाँ गया? राजा के पास जाएगा वो टैक्स के रूप में। तो ये डेली कंजप्शन पे लग गया। पहला तो डायरेक्ट राजा लेगा, दूसरा जो तुम खा रहे हो उस पर टैक्स लगा दिया। तो दिक्कत क्या हुई? देखो 10 रुपये की चीज़ तुम यहाँ 11 में खरीदे, इनको वही चीज़ 10 में मिलेगी, यानी 1 रुपये तुम यहाँ दे दिए। ठीक है। टीथेस, टीथेस भी यार एक बड़ा तबाही वाला चीज़ था। टीथेस ये डायरेक्ट ये साहब ले लेते थे, क्लर्जी जो यहाँ फादर बैठे हैं ना, वो ले लेते थे, जो कहते हैं कि हम गॉड के मैसेंजर हैं, गॉड ने हमको भेजा है तुम्हारी देखभाल करने के लिए। देखो कैसे चूस रहे हैं ऐसे। ठीक है, इनको अंगूर को चूस के तुमको क्या बना देंगे? किशमिश बना के छोड़ेंगे। ये टीथेस लेते थे। और इसका क्या रेट था भैया? 1/10, मतलब 10 किलोग्राम अगर तुम अनाज उगाते हैं, ये गरीब लोग ना, ये किसान लोग 10 किलोग्राम अनाज उगाते हैं तो 1 किलो इनको चाहिए उसमें से। ठीक है, तो समझ रहे हो ना अब मैं क्या कह रहा हूँ? पूरी तरीके से ये बेचारे परेशान। इसका रिजल्ट क्या निकला? ये लोग परेशान हैं। कहीं टैक्स दे रहे हैं तो वो भी 3 जगह टैक्स दिए जा रहे हैं। जीएसटी भी नहीं था कि एक ही टैक्स दे के निकल जाएंगे, 18% कटेगा। अब वो चारों तरफ परेशान हो चुके हैं और ये लोग मौज मार रहे हैं। अब तुम समझ लो, अगर सामने वाला मज़े में है तो वो तुम्हारी फिक्र तो कभी करेगा नहीं। जब जिसके ऊपर बीतती है वही समझता है दर्द। ठीक है, तो दिक्कत इनके साथ हो रही थी, लेकिन इनको पूछ नहीं रहा था कोई। अब यही चीज़ें बच्चों आगे चल के दिक्कत खड़ा करेंगी, वही रिवॉल्यूशन का रूप लेंगी। कैसे कैसे लेंगी? अगर आपको ये जानना है तो आपको तो पूरा लेक्चर कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी माहौल बन रहा है। अरे यार तुम अभी सोच क्या रहे हो? राजा आया ही नहीं है, हीरो तो है ही नहीं, अभी एंट्री होने वाली है उसकी। अभी तो हम समझा रहे हैं कि देखो ये फिल्म का शूटिंग जो चल रहा है, इसके आयरे दायरे में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। अभी एक्टर आएगा, उसके बाद तो रंगमंच जमेगा ना, तो उसके लिए तो करना पड़ेगा इंतज़ार। और हम करते हैं इसको अभी टाटा बाय बाय और लाते हैं अपने एक्टर को। अब एंट्री मारेगा हमारा हीरो। ठीक है, अब हम लोग कराएंगे अपने हीरो की एंट्री। और हमारा हीरो कौन है भैया? अपना भाई लुइस सोलावा इस मूवी का हीरो है। कहाँ से बिलोंग करता था? इसकी क्या पहचान थी? बर्बन फैमिली का था ये। बर्बन फैमिली बच्चों वहाँ की एक डायनेस्टी चलती थी, जो राजा का बेटा राजा बनेगा, ये तो सुने होगे। तो उसका एक नाम, जैसे यहाँ पे मुगल साम्राज्य हुआ, गुलाम वंश हुआ, वैसे ही एक बर्बन फैमिली चलती थी। ठीक है, उसी से ये बिलोंग करते थे, लुइस सोलावा। अच्छा, ये सोलावा क्यों है? सोलावा इसलिए है कि इनके पापा जो थे वो लुइस 15वां थे, इनके पापा के पापा लुइस 14वां होंगे। तो ऐसे 14, 13, 14, 15 हो चुका था, तो इनको जन्म हुआ तो सोलावा कह दिया गया। और इनके पापा का नाम लुइस 16वां, लुइस 15वां होगा। ठीक है, अपना भाई 20 साल का था, गद्दी मिल गई, तब तक हैप्पी वेडिंग हो गया। भाई को एक लड़की से प्यार हो गया, किससे? मैरी एंटोनियोट से। और भैया से भाभी मिल गई, हो गया काम, शादी विवाह हो गया। कहाँ की थी ये? ऑस्ट्रिया की थी, इसीलिए बनाए थे यहाँ। ध्यान दे लो, पेरिस में भैया ऑस्ट्रिया में भाभी, प्रेम विवाह करते यहाँ से लेके चले गए। ये किसी काम से शायद आई थी फ्रांस में, वहीं हो गया इनका जो होना था। ठीक है, लेकिन
इसके बाद क्या ये साहब किए थे, अब अपनी रंगदारी दिखाने के लिए देखो क्या किए हैं। गद्दी मिल गई है 20 साल में। उसके बाद कुछ दिन बाद देखते हैं, थोड़ा अपना तिजोरी खोलते हैं, देखते हैं खजाना खाली हो चुका है। क्या मिला उनको बाद में? खजाना खाली। अब ये सोचते हैं यार पैसा कहाँ गया, सब खर्च कहाँ हो गया, समझ ही नहीं आ रहा है। तो हम बताते हैं कहाँ हो गया। रीजन इसका था, जब ये देखे कि खजाना खाली हो गया तो इन्होंने अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी, मतलब 13 अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स थे अमेरिका के, जिन पे ब्रिटेन इंग्लैंड शासन करता था। बच्चों यहाँ से इंग्लैंड इधर पड़ेगा, अगर दिख रहा होगा तो देख लेना, इस साइड इंग्लैंड पड़ता था। मैं लिख देता हूँ ब्रिटेन, ठीक है। तो अमेरिका क्या करता था, ब्रिटेन अमेरिका पे शासन करता था। जिस देश पे कोई दूसरा देश शासन कर रहा हो ना तो उसको कॉलोनी बोल दिया जाता था। जैसे हम क्या थे, अंग्रेजों के कॉलोनी थे, ठीक है, वैसे ही इन्हीं अंग्रेजों के अमेरिका भी कॉलोनी था 1774 के समय में, समझे। तो अमेरिका की 13 कॉलोनी को क्या कराए थे ये साहब, आज़ाद कराए थे। अब बताओ आज़ाद कराओगे तो पैसा खर्च होगा कि नहीं होगा? अरे ब्रिटेन से युद्ध होगा, अमेरिका युद्ध लड़ रहा है, ये भी कहे हम तुम्हारा साथ देंगे अमेरिका, चलो उसको हरा दो। अब ऐसा क्यों कर रहे थे ये, हरा दो कर रहे थे? काहे कि जो ब्रिटेन था इनको एक बार हरा चुका था, इनके पापा को, ये बदला ले रहे थे उससे। इसलिए समझ रहे हो ना, प्रतिशोध की भावना कि हम कोई बात नहीं, हम हार गए ना, अमेरिका तुम्हारा दुश्मन है, हम भी तुम्हारे दुश्मन हैं। दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। हाथ बढ़ा दिया अमेरिका से, ही सोचे अमेरिका आज़ाद हो जाएगा और फिर बाद में हमको पैसा रुपया देगा। अमेरिका जैसे ही आज़ाद हुआ उसके बाद सीधा इनसे बोल दिया, लुईस 16वां से, यहीं तक था जो था, बस अब अपना रास्ता देखिए, हम चले। और यही लोग बच्चों देखो, यही 13 लोग, 13 अमेरिकन कॉलोनी थी, एक साथ हो गई। जब एक साथ होंगी तो बोलेंगे यूनाइटेड, और इनका एक नाम पड़ गया। जब देश बनता है तो उसको बोलते हैं स्टेट्स। तो 13 लोग इकट्ठा हुए तो यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका एक जगह का नाम है तो बोला गया अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसीलिए कहा जाता है यूएसए, ठीक है। लेकिन बताओ यहाँ पे जब इनको आज़ाद कराया तो खजाना खाली होगा, ठीक। तो यहाँ पे रीजन हम देंगे कि ये आज़ाद कराएंगे तो ये काम करने में पैसा खर्च होगा, ये काम करने में पैसा खर्च होगा, बच्चों ये काम करने में पैसा खर्च होगा, तुम भी जानते हो। दूसरे देश से दूसरे देश की लड़ाई हो गई, उसमें तुम भी कूद गए हो, खर्च पानी तो दोगे ही। और जब पैसा खर्च होगा तो खजाना खाली होगा, समझ लो खजाना खाली हो गया। अब बात ये कितना पैसा खर्च हुआ होगा उस टाइम? खर्च हुआ था, अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ था। और उसका अमाउंट था बच्चों 2 बिलियन लिब्रे करीब, कहते हैं कि खर्च हुआ था 2 बिलियन लिब्रे 2 बिलियन लिब्रे खर्च हुए थे। अब लिब्रे क्या था? उस टाइम करेंसी थी, उस टाइम की करेंसी थी। ये करेंसी नहीं समझ पा रहे हो? करेंसी का मतलब हमारे यहाँ की करेंसी क्या चलती है? रुपया। ऐसे ही वहाँ लिब्रे बोलते थे। हम लोग मान लो बोले हैं 10 रुपया 20 रुपया, ये बोलेंगे 10 लिब्रे 30 लिब्रे 50 लिब्रे, वैसे ही हो गया 2 बिलियन लिब्रे, ठीक है। तो इतना तो खर्च हो गया इनका, इस वार में पैसा दे दे के अमेरिका को खर्च कर दिए साहब। जोश था, 20 साल के थे, सोचे उड़ा देते हैं पैसा, बाप की बपौती है, कमा के दिया ही है, अब खुद बनाएंगे। देखो क्या करते हैं इस पैसे को इकट्ठा करने के लिए। खजाना खाली था तब भी देखो इतना दुष्ट था ये कि इसको अभी रंगमंच लगा ही रहता था, कहीं अपना खुद का महल बनवा देता था। रानी कह देती थी यहाँ से उठ के वहाँ चलो, वहाँ घर बना के रहेंगे, वहाँ चला जाता था, ठीक। तो उल्टा सीधा काम करता था। मान लो कि बड़े बड़े महल बनाएंगे, उनको खर्च पानी तो लगेगा यार, वहाँ की सजावट करनी है, वहाँ लोग को काम पे लगाओगे, उनको पैसा देना है, तुम्हारे पास आर्मी है, उन सब के लिए पैसा चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए तो पैसा चाहिए। और ये बहुत दुष्ट था, पैसा खर्च कर दिया इधर लाके। अब क्या करेगा? देखो इसके ऊपर प्रेशर कैसे बनता है। जो इसको ये पैसा दिए थे ना, ये अपने घर से थोड़ी लाएगा 2 बिलियन लिब्रे, इसको भी तो कोई पैसा देगा। तो जो पैसा दिए थे उनको बोलते हैं लेंडर। अब वो देखे कि अरे यार इसको तो हम पैसा दिए हैं और ये गया है फंस, इंटरेस्ट बढ़ा दिए, 10% बढ़ा दिए इंटरेस्ट, ठीक है। लेंडर क्या किए बच्चों, ध्यान से देखना। लेंडर क्या करते हैं? लेंडर थोड़ा सा जो पैसे दे रहे हैं उनकी कहानी देख लो। लेंडर्स माने जो पैसे दिए थे इनको, यही 2 बिलियन लिब्रे मांग मांग के जो दिए थे अमेरिका को, ये सब क्या कर दिए? 10% इंक्रीज कर दिए अपना इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया। जब 10% इंटरेस्ट इंक्रीज किए ना, तो जो ये बजट बनाते थे ना वहाँ अपने देश को चलाने के लिए, मैक्सिमम हिस्सा तो इनका इंटरेस्ट में चला जाता था, लोन देने में उनको, ठीक। अब मैक्सिमम पैसा लोन देने में चला जा रहा है तो हालत खराब इनकी। अब क्या करेंगे ये?
पैसा लाएंगे। अब मैं शुरू में बताया था पैसा कहाँ से सरकार लाती है, हमसे लाती है। सरकार ये थे, पैसा कहाँ से लाएंगे, जनता जनार्दन से लाएंगे, तब तो खजाना भरेगा। ठीक, तो जनता जनार्दन, याद करो टैक्स की बातें। टैक्स कौन देता था, अब ये लगाएंगे टैक्स। टैक्स के ही रूप में पैसा लेती है सरकार ना, लगाएंगे टैक्स। टैक्स लगाएंगे तो टैक्स देगा कौन, थर्ड स्टेट के लोग। बाकी ऊपर वाले तो जन्मसिद्ध अधिकार वाले थे, हमको टैक्स देना ही नहीं, हम फ्री हैं। थर्ड स्टेट के लोग टैक्स देंगे और उनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं नहीं, पैसे ज़्यादा हैं नहीं, होंगे परेशान। और परेशानी का कारण एक और बढ़ने वाला है आगे, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप चाहते हैं आगे की कहानी सुनना ये, तो आप बने रहिए, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। हम और डिस्कस करने वाला है कि आगे टैक्स बढ़ेगा, क्या क्या होने वाली हैं घटनाएं, और एकदम ऐसे हम लोग पेश करेंगे कि आखिरी में रिवॉल्यूशन कैसे हो गया, लोग क्यों परेशान हो गए हैं, कैसे हो गए हैं, ये सब देखने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लग भी रहा होगा कि अब लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी, राजा टैक्स बढ़ाएंगे और वो थोपेंगे वो थर्ड स्टेट वालों पे, वही सब गुस्सा निकालेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।